गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय में मीनिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज करवाया था, जिसके अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा किन रूपों में बदलती है, इस बारे में हमने आपको बताया था। भाषा की परिभाषाएं यानी भाषा है क्या। The common definition of the language to use the articulate sounds for the expression of thoughts। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक जो समुदाय है वो आपस में संपर्क करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज। उसके बाद नेचर ऑफ लैंग्वेज में हमने किया था कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा निरंतर अपने रूप बदलती रहती है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा अपने भावों में आगे चलती है, भाषा की एक लिपि होती है, भाषा चिन्हात्मक होती है और भाषा में विविधता होती है। ये जटिलता से सरलता की ओर चलती है और ये एक अर्जित संपत्ति है, अपनी एक भौगोलिक भाषा की सीमा होती है। उसके बाद भाषा अपनी एक सभ्यता और संस्कृति को उजागर करती है। ये सब हमने भाषा के नेचर के बारे में किया था। उसके बाद आज हम करेंगे द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के भाषाई सिद्धांत। भाषाई सिद्धांत हैं क्या? भाषाई सिद्धांत को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक शब्द है भाषाई और दूसरा है सिद्धांत, यानी एक है लिंग्विस्टिक और दूसरा है प्रिंसिपल्स। इसके अंतर्गत जो भाषाई है वो है भाषा से संबंधित, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हैं आधारभूत सामान्य तथ्य। यानी भाषाई भाषा के गहन अध्ययन से संबंधित है, ये भाषा को सीखने से जुड़ा हुआ है, जबकि सिद्धांत किसी भी भाषा के आधारभूत तथ्य और उन तथ्यों के आधार पर भाषा सीखने की बात करता है। मनुष्य को भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषाई सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। भाषाई सिद्धांतों की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि सिद्धांत, नियम, वो आधारभूत तथ्य वही किसी भी काम को सीखने के आधार बनते हैं। यानी भाषा के अध्ययन को उपयोगी बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए भाषाविदों ने कुछ भाषाई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, कुछ भाषाई सिद्धांतों का निर्माण किया है, जिनका वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे या आगे करेंगे। सबसे फर्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसमें मोटिवेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक उसका मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक उसमें कोई रुचि नहीं होगी और उसकी अभिप्रेरणा नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। क्योंकि रुचि और अभिप्रेरणा ही भाषा के गहन अध्ययन के लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि शिक्षार्थी नीरस जो विषय होते हैं उनके अध्ययन में इतनी रुचि नहीं लेते। यदि उसके प्रति रुचिपूर्ण वातावरण तैयार किया जाए, इसलिए भाषा के अध्ययन को भी रुचिकर बनाकर अनेक नई नई शिक्षण विधियों के माध्यम से उसे यदि बताया जाए, समझाया जाए, तो विद्यार्थी नीरस विषय को भी रुचिपूर्ण सीखता है और वो उसका ज्ञान स्थायी भी होता है। क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी तब तक विद्यार्थी सही ढंग से कार्य को नहीं कर पाएगा, नहीं सीख सकेगा। क्योंकि जो अभिप्रेरणा या प्रेरणा मोटिवेशन का जो सिद्धांत है
वो अधिगम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, किंतु उचित अवसर पर इसका उचित प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रयोग सही नहीं होगा, जब तक अवसर नहीं होगा, तब तक भाषा के प्रति यदि रुचि नहीं होगी, चाहे शिक्षक उसे खेल विधि के माध्यम से करे, चाहे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से करे, चाहे वो उसे अन्य प्रणाली करे, चाहे वो उसकी समवाय विधि को अपनाए, चाहे वो उसे तुलनात्मक विधि का प्रयोग करे, चाहे वो उसे आपस में व्याख्यान विधि का प्रयोग करे, चाहे आपस में विद्यार्थियों का डिस्कशन विधि का, विधियां अलग अलग हो सकती हैं। एक अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी में भाषा सीखने के लिए रुचि और अभिप्रेरणा पैदा करने के लिए वो किस विधि का निर्माण करता है, किस विधि को, किस टूल को अपनाता है। उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि करके सीखना ही स्थायी रूप होता है। जब तक हम किसी कार्य को करके नहीं सीखते या उसे सीखने के बाद नहीं करते, तब तक वो स्थायी रूप नहीं लेता। क्योंकि क्रियाशीलता का सिद्धांत भी अधिगम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक को सीखते समय उसमें आनंद आता है और वो क्रिया के द्वारा ही उसको सीखता है, और क्रिया के द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो स्थायी भी होता है और जल्दी विद्यार्थी सीख भी जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, कवि गोष्ठियों का आयोजन हो, वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिताएं हों, या सुलेख आदि या लिखकर करने की हो, खेल खेल विधि से पढ़ाया गया हो। इससे भी भाषा विद्यार्थी जल्दी सीखता है और स्थायी रहता है। यानी क्रियाशीलता या एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। भाषा को सीखने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली जो माध्यम है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, यानी अभ्यास का सिद्धांत। कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी मंद बुद्धि भी अभ्यास के माध्यम से उस कार्य को कर जाता है जो बिना ध्यान दिए या बिना अभ्यास के एक तीक्ष्ण बुद्धि बालक भी नहीं कर पाता। यानी अभ्यास अपने आप में एक पूर्ण है, अभ्यास के द्वारा ही कार्य को संभव किया जा सकता है। भाषा भी अभ्यास के द्वारा ही सीखी जाती है। जब हम उसको बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो भाषा अपने स्थायी रूप को ले लेती है और हम जल्दी सीख जाते हैं। क्रम व अनुपात का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हैं, जो उसका क्रम है, उसके सिद्धांत पर भी भाषा को जल्दी से सीखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम पहले से प्रोनाउन को सीख रहे हैं उसके बाद नाउन आएगा, नहीं, एक क्रम होता है। सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट सीखेंगे, उसके बाद हम उसके वर्ड्स सीखेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, तब कहीं जाके हम उसके शब्द और वाक्य रचना निर्माण में आते हैं। एक क्रम होता है। जैसे अगर मैं वाक्य निर्माण क्रम की बात करूं तो कर्ता क्रम क्रिया हिंदी में है, जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात हम इंग्लिश में करते हैं, उसी प्रकार से एक क्रम होता है कि शब्दों का विधान कैसा हो, किस तरीके से कहाँ पे कोई शब्द रखा जाए। यानी भाषा शिक्षण स्तरानुकूल और क्रमानुसार होनी चाहिए। उसके बाद है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। यानी शिक्षण सिद्धांतों में बाल केंद्रिता का जो सिद्धांत है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा रोचक हो, भाषा क्रिया केंद्रित हो, भाषा को क्रम व अनुपात में रखा जाए, लेकिन जब तक वो बाल केंद्रित नहीं होगी, जब तक उसके सेंटर में विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को नहीं रखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, तब तक विद्यार्थी
ठीक ढंग से भाषा का अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के स्तर जैसे जैसे ऊंचे होते जाते हैं उसके अनुसार ही उनके आयु के स्तर को देखते हुए, उनके मेंटली या आईक्यू लेवल को देखते हुए भाषा का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। उसके बाद है जीवन समन्वय का सिद्धांत, यानी उसको लिंकिंग विद लाइफ, जीवन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक विद्यार्थी भी भाषा नहीं सीख पाएंगे। समन्वय से भाव है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस आस पास जिन चीज़ों को वो जानता है उसके साथ उसका लिंक करके समझाया जाता है, उसको समन्वयित किया जाता है, उसको उसके साथ संबंधित किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि क ख ग घ जितना भी हम पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्यार्थी उस पिक्चर को पहचानता है, उस जो एप्पल का जो फिगर है, एप्पल की जो शेप है उसको विद्यार्थी पहचानता है। क फॉर कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से, इस प्रकार से भी विद्यार्थी को उन सारी चीज़ों, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनसे संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं ताकि विद्यार्थी क ख ग घ अंग या च छ ज झ जितनी भी वर्णमाला है उन सबको आसानी से सीख सके, आसानी से उसका समन्वय आपस में बिठा सके। क्योंकि विद्यार्थी को उनके अनुभवों के आधार पर ही इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं ताकि भाषा की जो जटिलता है उसको सरल बनाया जा सके। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी ये बात सर्वविदित है कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते, उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं, उनके अलग अलग सीखने का तरीका होता है, उनकी सोच अलग अलग होती है और उनके जो सीखने की क्षमता है वो भी एक जैसी नहीं होती। कुछ विद्यार्थियों का तो बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा होता है और कुछ विद्यार्थी कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पाते या उनका बुद्धि जो लेवल है बहुत कम होता है। कुछ तो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो कुछ विद्यार्थी हैं जो सही से उच्चारण भी नहीं कर पाते। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भाषा को सीखने के लिए अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीमेशन, जिसमें अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि मनुष्य की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है, एक मनुष्य की नेचर है कि वो चाहे वो उसका शैशवकाल है या चाहे उसका वो बाल्यकाल है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अत्यंत तीव्र होती है। इसलिए मातृभाषा का ज्ञान तो उसे अपने घर पर ही हो जाता है। स्कूल जाने के बाद वो अध्यापक के शब्दों का अनुकरण करके ही जो प्रतिष्ठित भाषा है, जो साहित्यिक भाषा है, जो भाषा का प्रचलित रूप है उसको सीखता है। क्योंकि घर में चाहे कोई हरियाणवी भाषा बोली जाती है, चाहे पंजाबी बोली जाती है, चाहे बांगरू बोली जाती है, जिस प्रकार की भी भाषा बोली जाती है वो पहले अपने माँ से भाषा को सीख जाता है। मातृभाषा या माँ भाषा से मतलब है जो उसके अड़ोस पड़ोस में है, अपने दादा से, बाप से, भाई से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, इस प्रकार की जो वो भाषाएं सीखता है। लेकिन अनुकरण से ही सीखता है और स्कूल में जाने के बाद भी वो एक अध्यापक का अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है। इसलिए अनुकरण का सिद्धांत भाषा के लिए बड़ा ही आवश्यक है। प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम कहते हैं सहचर्या का सिद्धांत। बच्चे एक दूसरे से बातें सुनते हैं और तभी बोलना सीखते हैं। विद्यार्थी की या बालक की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है कि वो जिस चीज़ को भी देखता है वो बोलता रहता है और उस बोलने को ही दूसरे विद्यार्थी जब सुनते हैं, जो उसके सहचर्य में बैठे होते हैं, जो उससे कोरिलेटेड होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, वो उनकी बातों को भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। इस प्रकार से सीखे हुए जो शब्द हैं उनके बीच में भी एक कोरिलेशन होना अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि जब तक उनके बीच में साहचर्य नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि उससे संबंधित विद्यार्थियों को आकृतियाँ दिखाए, चित्र दिखाए, मॉडल दिखाए और उनमें इतना साहचर्य स्थापित करे कि वो सरलता की ओर बढ़ते चलें या भाषा सीखने में सुगम रहें, विद्यार्थी आसानी से भाषा सीख सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसमें शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत की हम बात करते हैं क्योंकि शिक्षण के जो सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार कार्य करने से विद्यार्थियों को जो भाषाई अधिगम है वो आसान या सार्थक हो जाता है, जिसमें सरलता से जटिल की ओर है यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। इस प्रकार के जो शिक्षण सूत्र हैं, आगमन से निगमन की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। इन सूत्रों का प्रयोग करके भी भाषा को या भाषाई ज्ञान को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भाषाई सिद्धांतों के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रम व अनुपात का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, जीवन में या जीवन समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अपनाकर ही एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को भाषा की अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। यानी निष्कर्षतः इन सब सूत्रों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर, इस निचोड़ पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाषा शिक्षक अपने अधिगम कार्य में प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग कर भाषा की निपुणता और कुशलता प्राप्त करवा सकते हैं, कर लेते हैं। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण परिस्थिति के अनुसार ही विभिन्न सिद्धांतों को अपनाकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, मनोवैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावपूर्ण बना सकता है। तो एक ही समय में जरूरी नहीं कि सभी जो टूल्स हैं वो अप्लाई हों। समय, परिस्थिति और विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार और उनकी योग्यता के अनुसार एक समय में एक या एक से अधिक टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। ये अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है। तो बिना सिद्धांतों को अपनाए भाषा का सही ढंग से अधिगम नहीं हो सकता और उपयुक्त जितने भी हमने वर्णित किए हैं उन सिद्धांतों को अपनाकर ही विद्यार्थियों को भाषा की शिक्षा आसानी से दी जा सकती है, कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के भाषाई सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। कल हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।